हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई हरमेश सुरट। पिछली क्लास में हमने हिंदी से संबंधित बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण पढ़ा था। व्याकरण के अंदर हमने बहुत सारे शब्द पढ़े थे, जैसे शब्द किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, इन सब को पढ़ा था। और उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं नए शब्द के साथ। आज का हमारा है शब्द के बाद हमने आज पढ़ेंगे हम वर्णमाला। क्या है हमारे पास? वर्णमाला। किसे कहते हैं वर्णमाला? किसे कहते हैं वर्णमाला? उसको देखते हैं, ठीक है। आज हमारे पास है वर्णमाला। किसे कहते हैं वर्णमाला? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? मतलब वर्ण हो गई, माला की मतलब वर्णों की माला। वर्णों की माला, जैसे जिस प्रकार हम कोई फूल है, जिस प्रकार कोई फूल है, उस फूल को क्या करते हैं हम? सुई के माध्यम से पिरोकर एक माला बनाते हैं, और वो माला पूरी बन जाती है। उसी प्रकार क्या है, वर्णों को भी क्या करते हैं, एकदम व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित क्रम में रखकर क्या बनते हैं, जो वर्णों की माला होती है उसे क्या वर्णमाला कहते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला में, देखते हैं। तो जैसे हमारे पास ए आ गया, जैसे हमारे पास आ गया, ई आ गया, ऐसे करते क्रम क्रम चलते हुए ज्ञ तक आ गया, ठीक है। ये क्या वर्णों का क्या है? वर्णों का सही क्रम है। अब इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे। वर्णों का परिभाषा के रूप में लिखेंगे, वर्णों का व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाते हैं। मतलब कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए, एकदम क्रमबद्ध होना चाहिए। यदि क्रमबद्ध नहीं है तो क्या होगा, वो शब्द या वर्णमाला क्या होगी, एकदम सार्थक नहीं होगी, उसका कोई ना कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मतलब उदाहरण के तौर पर जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे में हम लिख सकते हैं ए आ ई ओ, ऐसे करते 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 कहाँ तक जा सकते हैं? ये तक जा सकते हैं, ठीक है। लिखो। उसके बाद आगे हम देखते हैं, वर्णमाला के बाद में हमारा आगे का टॉपिक है, आगे का वाक्य। किसे कहते हैं वाक्य? उसको भी लिखेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य। अब उसके बाद हमारे आगे का है, आगे कहते हैं वाक्य किसे कहते हैं। जैसे कोई राम पुस्तक पढ़ता है, पवन खेल रहा है, राम सो रहा है, राधा खाना खा रही है, गाय चर रही है, गाय घास खा रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, ये सब क्या वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? वाक्य। ये है वाक्य कहते किसे है, ये सब देखते हैं। जैसे हमने कोई चीज लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? एक वाक्य है। मतलब कई वाक्य है, ये वाक्य है। अब इस वाक्य को मैं क्या करूं? यदि राम यहाँ लिख दूं, पुस्तक यहाँ लिख दूं, ये क्या है यहाँ लिख दूं, पढ़ता यहाँ लिख दूं, तो क्या ये वाक्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि उनका क्या क्रम, एकदम व्यवस्थित क्रम नहीं है। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे अब इसको लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर
पूरे पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, बोध करवाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये उसे क्या कहते हैं? करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसी में अर्थात लगा के लिख सकते हो। एक परिभाषा ये होगी और दूसरी परिभाषा इसी में अर्थात लगा के लिख सकते हो। यहाँ पर अर्थात लगा दो, या ये नहीं हो तो ये याद कर लो। अर्थात लगा के लिख सकते हैं शब्दों का सार्थक समूह है, शब्दों का सार्थक समूह है, शब्दों का सार्थक समूह है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। और क्या लिख सकते हैं? पवन दौड़ रहा है। लिखो। उसके बाद आगे वर्णमाला हो गई। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाते हैं। और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक मेल। यदि वर्णों का दो वर्ण मिल रहे हैं आपस में, और यदि सार्थक मेल मिल रहे हैं, वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं करा तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और शब्द आपस में मिल रहे हैं और उसका सार्थक अर्थ निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे वाक्यांश। किसे कहते हैं? वाक्यांश। हम पढ़ते हैं वाक्यांश। किसे कहते हैं? वाक्यांश। जब वाक्यांश किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं, परंतु उसका जो पूर्णता वाला अर्थ होता है ना, पूर्ण अर्थ वाला, जैसे मतलब कोई वाक्य लिखा है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ये क्या है? पूर्ण अर्थ करा रहा है। क्या करा रहा है? पूर्ण अर्थ का बोध करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है? पूर्ण अर्थ का बोध करवा रहा है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो क्या है? जो राम है वो पुस्तक पढ़ता है, तो वो क्या है? पूरा वाक्य क्या कर रहा है? पूर्णता का बोध करवा रहा है। अब मैं लिख दूं जो कम भोजन करता हो, जो कम भोजन करता हो, उसे क्या कहते हैं? ये क्या वाक्य पूर्णता का बोध करवा रहा है? जो कम भोजन करता हो नहीं, मतलब एक तरह से ये तो पूर्णता का बोध करवा रहा है, परंतु ये पूर्णता का बोध नहीं करवा रहा, तो ये कौन सा होगा? वाक्यांश होगा। वाक्यांश मतलब वाक्य का एक भाग होता है। वाक्य धन अंश। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? जब वाक्यांश में लिखोगे, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द
जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलते हैं तथा पूरे वाक्य का बोध नहीं, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलते हैं तो पूरे वाक्य का बोध नहीं हो पाता जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपसे मिल रहे हैं और पूरे वाक्य का बोध नहीं हो पाता तो उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वाक्यांश कहेंगे। वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे में उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता हो, मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता, पूर्णता का बोध नहीं करवा रहा। मैं जो ईश्वर को नहीं मानता हूँ वह क्या कहलाता है? वह नास्तिक कहलाता है। तो ये पूर्णता का बोध कर रहा है। अब पूर्णता का बोध नहीं करवा रहा, अर्थ मिल रहा है कि मतलब नास्तिक होगा, परंतु उस वाक्य में पूर्णता का बोध नहीं करवा रहा है। ठीक है, लिखो। इसी के नीचे एक और लिख लो। जिसके जैसे कोई दूसरा मैं हो। देखो, समझ, वाक्य समझ आ गया? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। वाक्यांश भी सार्थक समूह होता है, परंतु पूर्णता का बोध नहीं करवा पाता है, तो उसे वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण, उसके बाद आगे देखते हैं पद। किसे कहते हैं? पद जो हम पढ़ते हैं कि पद किसे कहते हैं, इससे पहले समझना जरूरी है कि पद कहते किसे हैं। मैं एक लिख रहा हूं छोटा सा उदाहरण। सुरेश पुस्तक पढ़ता है। इसमें सुरेश क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो, मैं इस चीज को अलग लिख दूं, यहां लिख दूं सुरेश, यहां लिख दूं पुस्तक, यहां लिख दूं पढ़ता। क्या ये वाक्य होगा? सुरेश यहाँ लिख दिया, पुस्तक यहाँ लिख दिया, पढ़ता यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, वाह, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब आपस में शब्द मिलेंगे और उसका निश्चित अर्थ निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। निश्चित अर्थ नहीं निकलता तो वो कोई वाक्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पद बताना है, तो पद बताना, देखो मैंने क्या लिखा? सुरेश पुस्तक पढ़ता। अब क्या है, जब कोई शब्द अकेला प्रयोग किया जाए, जब कोई शब्द है वो अकेला प्रयोग करे, जैसे सुरेश, पवन, रोहित, सोहित, राहुल, प्रवीण, बहुत सारे नाम है, अकेले प्रयोग हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है, जैसे सत्यमेव अलग है, पुस्तक अलग है, पेन अलग है, बल्ब अलग है, बोर्ड अलग है, पेन अलग है, और क्या बहुत सारे, जैसे अध्यापक अलग है। ये सब क्या है? शब्द है।
अब उसी शब्द को मैंने क्या कर दिया, किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया। उसी शब्द को मैंने किस में प्रयोग कर दिया, किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। समझ में आया। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, शब्द ही कहलाएगा। ठीक है, शब्द ही होगा। और उसी शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, उसी शब्द को हम किस में कर लेंगे, किसी वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया सुरेश पुस्तक पढ़ता है। अब हमारे पास समझ में आ गया। अब हमारे पास ये क्या है, शब्द है। ये हमारे पास ये क्या है, शब्द है। ये क्या शब्द है, ये क्या शब्द है। समझ में आया। अब देखो, अब इसमें पूछो सुरेश क्या है, आप कहोगे सर सुरेश क्या है, सुरेश हमारे पास क्या है, कर्ता पद है। पुस्तक क्या है, हमारे पास कर्म पद है, कर्म पद है। कर्ता क्या है, कर्ता हमारे पास क्या है, क्रिया पद है, क्रिया पद है। और है क्या, ये हमारे पास सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। समझ में आया। अब लिखो, पद में लिखो, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो राम क्या है, कर्ता पद, खाना क्या है, कर्म पद, और खाता क्या है, क्रिया पद। और ये क्या होगी, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। समझ आया। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। और यदि कोई सिंगल शब्द है उसका प्रयोग नहीं करें, वो अलग है, तो वो क्या होगा, केवल शब्द होगा। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। इसी प्रकार इकाई हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, एक और करो। उसके बाद आगे हलंत, किसे कहते हैं हलंत। उसके बाद हम लिखेंगे पद संबंध। एक और उत्तर, एक कहते हैं हल, जिसे हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं, हल या हलंत। किसे कहते हैं हलंत, जिसका चिन्ह ये होता है। अब इसके लिखेंगे हलंत किसे कहते हैं। अब सबको पता है, हम किसी ने कोई भी शब्द लिखा है, किसी शब्द को क्या करना है, शुद्ध करना है, या किसी वर्ण को एकदम शुद्ध करना है, तो उससे क्या करेंगे, उसको स्वर को हम अलग निकालेंगे, स्वर को क्या करेंगे, अलग निकालेंगे। जैसे मेरे पास एक नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया राम, मैंने लिख दिया राम। अब मुझे क्या करना है, शब्द को शुद्ध करना है, तो मैं क्या करूँगा, रे धन आ धन मैं धन है। क्या किया मैंने, हलंत का चिन्ह लगाया। क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, शब्द को शुद्ध करना है, एकदम शुद्ध करना, मतलब उसका विच्छेद करना है। वर्ण का क्या करना है, मुझे विच्छेद करना है, मतलब प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना है। और उसका दूसरा और तरीका है कि मतलब मेरे पास जो वर्ण है,
जो मेरे पास व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्णों में से क्या करना है, मुझे स्वर को अलग करना है, तो क्या करूंगा, मैं हलंत का प्रयोग करूंगा। समझ में आ गया? अब लिखो, प्रत्येक व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन स्वर के, प्रत्येक व्यंजन स्वर के संयोग से बोला जाता है, स्वर के संयोग से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन स्वर के संयोग से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन स्वर के संयोग से बोला जाता है और बोला जाता है, और जब व्यंजन में से स्वर को अलग करने के लिए, स्वर को, व्यंजन में से स्वर को अलग करने के लिए, व्यंजन के करने के लिए, व्यंजन के नीचे दाईं ओर, व्यंजन के नीचे दाईं ओर तिरछी रेखा, कष्ट में लिख दीजिए, ठीक है, तिरछी रेखा खींची जाती है, जिसे हल या हलंत कहते हैं, हल या हलंत कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन स्वर के संयोग से बोला जाता है, और जब व्यंजन में से स्वर को अलग करने के लिए व्यंजन के नीचे दाईं ओर तिरछी रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। अब इसी के नीचे जैसे लिख सकते हैं, जैसे मुझे नाम लिखना क, ये चिन्ह हलंत का, इसके नीचे ये ट्रक हिंदी का, इसका और कब्र नहीं वो रह जाएगा, ठीक है। और उसमें और मुझे कोई वर्ण विच्छेद करना है, जैसे मैं करूँ पवन का करना है, मुझे अलग करना है, तो मैं लिख सकता हूँ पै धन, ए धन, वै धन, ए धन, नै धन, ए, ठीक है, समझ आ गए। उधर उसके बाद आगे उसके बाद आती है मात्रा। किसे कहते हैं मात्रा? कोई पूछे मात्रा किसे कहते हैं, बोल देना ए आ ई उ री ए आई, बोल देना ओ ये बोल देना, ये मात्रा सही है। मात्रा तो यही है। अब देखो इसकी परिभाषा करो, मैं कैसे बोलूं, मैं बोलूं मात्रा का पूछूंगा तो आप बता दोगे
ए आ ई सब बता सकते हो। अब इसको हम मात्रा का उपयोग क्यों करते हैं? मात्रा का उपयोग क्यों करते हैं? मात्रा का उपयोग इसलिए करते हैं कि व्यंजन है उनके व्यंजनों का उच्चारण है, जो व्यंजन है उनके उच्चारण के अलग अलग प्रकार से करने, अलग अलग प्रकार से हमें व्यंजनों का उच्चारण करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मात्रा लगा देते हैं, उसके ऊपर मात्रा लगा देते हैं। जैसे समझने के लिए, जैसे मुझे एक मैं बोलता हूँ कै, अब मुझे व्यंजन का उच्चारण चेंज करना है तो मैं लगा दूंगा का। मेरे पास भ, तो मुझे उसका उच्चारण चेंज करना है, उच्चारण क्या करना है, अलग करना है, तो मैं बोल सकता हूँ भी। मतलब व्यंजनों के उच्चारण स्थान को क्या करना, परिवर्तन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मात्रा का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? अब लिखो, लियो, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को व्यंजनों व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट करने के लिए उनके साथ स्वरों का उपयोग करते हैं, तो स्वरों का वास्तविक स्वरूप स्वरों का वास्तविक स्वरूप जिस रूप में बदलता है, उसे मात्रा कहते हैं। जैसे मेरे पास स्वर क्या है, मेरे को जो स्वर, मेरे पास स्वर है ए है, आ है, छोट ई, ओ, रे, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब मेरे पास इसकी मात्रा लगा सकता हूं। अब जिस प्रकार मुझे क्या करना है, क्या क्या व्यंजन है उसका उच्चारण अलग अलग प्रकार से लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, का, की, कु, की, क्री, के, कई, को लिख सकता हूँ। व्यंजनों का उच्चारण देखो, अनेक प्रकार के व्यंजनों के उच्चारण को क्या करना है, स्पष्ट करने के लिए उनके साथ स्वर जोड़ सकते हैं। जोड़ा, उसका उच्चारण स्थान परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, एक सीधा बोल रहा है कै, अब इसके साथ हमने आग की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, का। समझना? अब एक विशेष लगाओ, नोट्स, एक सुंदर सा विशेष लगाओ। हिंदी वर्णमाला में
हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। क्यों होती है 10? अब देखो क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। हमने कोई व्यंजन लिखा, जैसे मैंने कै लिखा है, शुद्ध में लिखेंगे तो कै सीधा लिख सकते हैं, जैसे एकदम शुद्ध लिखना है मुझे कै, मुझे एकदम शुद्ध लिखना है तो मैं ये लिख दूंगा कै एकदम शुद्ध है। पर मुझे कै लिखना है एकदम, जैसे मुझे कल नाम लिखना है तो कल नाम मैंने लिख दिया, परंतु अब इसमें देखने पर तो क्या है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूर्णतः ये व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, स्वर का मेल है। स्वर का मेल कैसा है, जैसे उसका विच्छेद करेंगे या इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, कै धन ए धन ले धन ए धन ले धन ए, क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ए, और ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्रा की संख्या 10 होती है और स्वर की संख्या 11 होती है। उसके बाद आगे आप ऊपर हेडिंग लगाओ, हिंदी की प्रमुख इकाइयां। हिंदी की प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी इकाइयां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, किस किस को क्या क्या कहते हैं उसके बारे में। जैसे सबसे पहले लिखते हैं मौखिक रूप से, पहले लिखते हैं, ठीक है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, बाद में लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब और सीधा पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की इसमें हिंदी ना लिखो, इसमें भाषा, क्योंकि हम कोई सी भी भाषा देखेंगे उसके अंदर ये होना अनिवार्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक एक चीज समझा दूंगा, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। उसके बाद मौखिक रूप से, लिखित रूप से
और भाषा की सबसे छोटी इकाई, और उसके बाद है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। उसके बाद लिखते हैं भावार्थ के आधार पर, उसके बाद लिखते हैं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक रूप से हो गई, लिखित रूप से और भाषा की सबसे छोटी इकाई, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसके लिए देखो, मौखिक रूप से हम कौन से भी, कोई भी भाषा बोल रहे हैं, कोई भी भाषा का हम उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं, तो हमारे मुख से सर्वप्रथम क्या निकलता है? वर्ण निकलता है। कोई भी भाषा बोलते हैं सबसे पहले हमारे क्या निकलता है? मुख से, मुख से, हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। जब हम मौखिक रूप से बोल रहे हैं, मौखिक रूप से बोल रहे हैं तो हमारे पास क्या निकला? मैंने बोला कै, मैंने बोला राम, तो ये मेरे से क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है। मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या बताना आपको? ध्वनि बताना है। क्या बताना है? ध्वनि। क्या बताना है? ध्वनि बताना है। अब उसे लिखित रूप से, अब मैं कौन सी भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कौन सी भी भाषा है, अब मैं उसको लिख रहा हूँ, जैसे मैं हिंदी ही लिख रहा हूँ, जैसे मैं कोई हिंदी ही लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिख दिया? हिंदी लिख दिया। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा, मैंने नाम लिया हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हमारी हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। तो मैंने इसमें क्या लिखा है? मौखिक रूप से बोला तो मेरे ध्वनि निकली है, और लिखा तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? मैंने वर्ण लिखा है। सब तो लिखा है, ये बात सही है, परंतु सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या लिखा? देखो, आप मान लो इसको छोड़िए तो पूरा एक बार कर लेते हैं। एक बार मैंने हिंदी लिखता है, मैंने हिंदी लिखा तो पहले मैंने क्या लिखा है? तो ये क्या है? वर्ण है। और वर्ण में पूछे क्या है? व्यंजन है। अब मैंने इसके अंदर एक की मात्रा लगाई, मैंने इसके अंदर एक की मात्रा लगाई, ये भी क्या है? वर्ण है। लिखित रूप से मैंने सर्वप्रथम क्या लिखा? लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? वर्ण। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई, कोई भी भाषा हो, लिखित पूछे तो आपको सीधा बोलना है, कौन सी? वर्ण। मौखिक पूछे तो ध्वनि, और सीधा पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, कौन सी भी भाषा हो उसकी सबसे पहली इकाई जो क्या होती है? वर्ण ही होती है। क्योंकि वर्णों के सहयोग से क्या बनता है? वर्णों के सहयोग से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के सहयोग से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य के सहयोग से क्या बनता है? पूरा का पूरा अध्याय भी बन जाता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब कोई भी चीज है, मैंने लिख दिया क्या है, इस क्या का कोई अर्थ है क्या? मैंने क्या लिख दिया? मैंने यहां पर लिख दिया क्या, इसके का कुछ अर्थ हुआ? नहीं। मैंने इसी के अंदर क्या लिख दिया? एक वर्ण और जोड़ दिया, कल। अब इस कल का अर्थ बोलना है, अर्थ निकला नहीं निकला, कल का अर्थ निकला वाला, कल कौन सा आएगा? बीत गया। और इस कल का अर्थ निकल रहा है खाना, खाना का अर्थ निकल रहा है, एक खाना वो हो गया, मोक्ष हो गया, एक खाना क्या हो गया? क्रिया हो गई, एक खाना जो खाया जाता है। ठीक है, मतलब अर्थ निकलना नहीं, निकल रहा है, निकल रहा है। अब भोजन का अर्थ लेकर तो एक पदार्थ, खाद्य पदार्थ के रूप में हो सकता है, भोजन के रूप में कुछ भी हो सकता है। फोन का अर्थ, फोन नाम लिखते हैं, फोन का एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा, फोन का अर्थ निकल रहा है। बोर्ड का लिखा तो आपको सीधा अर्थ समझ में आ जाएगा बोर्ड का क्या है, मतलब कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आपको क्या बताना है? शब्द बताना है। क्या बताना है? अब शब्द बताना है। और भावार्थ,
भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब मैंने एक नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया राम। क्या इसका कोई भाव निकला? राम, भगवान श्री राम, भाव निकला? नहीं। मैं इसको पूरा लिख दूं, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता रो रही है, सीता रो रही है। तब इस दोनों के क्या निकल रहे हैं? पूरे क्या नहीं, भाव निकल रहा है। इसके अंदर भाव ये निकल रहा है कि वो क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, पूरा का पूरा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पर इसमें भी भाव नहीं, सीता रो रही है तो उसमें भाव निकल रहा है, दोनों में भाव निकल, इसमें भाव निकल रहा है और इसमें भी भाव निकल, यानी भाव का अर्थ निकल रहा है। जो भाव है उसका अर्थ निकल रहा है कि मतलब राम पुस्तक पढ़ रहा है तो उसका अर्थ क्या निकला? राम पुस्तक पढ़ रहा है। और सीता रो रही है तो क्या? रो रही है। भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। एक बार और बता दूं, मौखिक रूप से मैंने कुछ भी बोला तो सर्वप्रथम क्या आएगी? ध्वनि आएगी। लिखा मैंने तो सबसे पहले लिखा तो क्या होगा? वर्ण होगा। और सीधा पूछ ले इकाई भाषा की तो वर्ण ही होती है। और उसके बाद पूछे भाषा का सबसे छोटे का वर्ण हो गया। हाँ, उसके बाद अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेंगे तो आपको बता देना अर्थ किसका निकलता है? शब्द का ही निकलता है। शब्द का अर्थ निकलता है, खे का अर्थ निकलता है? नहीं। खे का अर्थ निकलता है? नहीं। परंतु दोनों का आपस में क्या होगा? मेल होगा तो क्या होगा? अर्थ निकल सकता है। जैसे कल, पल, दल, मल, नल, ये सब हो सकता है, अर्थ निकल रहा है तो क्या है? सब। और किसी का भावार्थ मतलब बहुत सारा जो शब्दों को जोड़ा, और दोनों 2-3 शब्द को जोड़ा, और शब्द को जोड़ने के बाद कोई ना कोई भाव, यानी भावार्थ यानी कि जो जोड़ा है हमने उससे क्या मिला है? भावार्थ निकल रहा, नहीं निकल रहा है तो वो क्या होगा? वाक्य होगा। भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई होती है हमारे पास वाक्य। आज हमने पढ़ा वाक्य, पढ़ा वर्णमाला, पढ़ा वाक्यांश, पढ़ा, और ये इकाई भाषा की इकाइयाँ पढ़ी। जो कौन सी भी भाषा सीखेंगे तो ये उसकी क्या होती है? प्रमुख इकाइयाँ होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, राधे राधे।